डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। शामली को सीएम योगी की सौगात। सीएम योगी ने 589 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। शामली दौरे के दौरान विपक्ष पर तीखा हमला बोला, कहा माफिया को जहन्नुम या जेल पहुंचा के रहेंगे। बीजेपी शासन में बदला शामली का मिजाज और पलायन का दौर। यूपी चुनाव नजदीक आते ही सपा हुई सनातनी। बहराइच से समाजवादी पार्टी सांसद सनातन पांडे का बयान, सरकार आने पर गाय को घोषित करेंगे राष्ट्रमाता। वहीं सपा के खिलाफ बयानबाजी पर कांग्रेस नेता इमरान मसूद पर भड़के सनातन पांडे, कहा इमरान मसूद को मुंह की बीमारी। अलीगढ़ सांसद सतीश गौतम ने दिया विवादित बयान, कहा गोल टोपी लंबी दाढ़ी वाले सोशल मीडिया पर फर्जी अकाउंट बनाकर हिंदुओं को आपस में लड़ा रहे। बयान को लेकर राजनीतिक गलियारों में मची हलचल। कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद का अजीबोगरीब बयान, संस्कृत विदेशी भाषा है और उर्दू हिंदुस्तानी भाषा। बयान पर ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना यासूब अब्बास की प्रतिक्रिया, संस्कृत हमारे देश की भाषा है, कांग्रेस सांसद आपकी जानकारी बढ़ाएं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रसून। चर्चा आज संसद में रचे जा रहे 360 के मोदी चक्रव्यूह की भारतीय राजनीति के आगामी मानसून सत्र यानी 20 जुलाई 2026 से शुरू होने से ठीक पहले एक बड़ा भूचाल आया हुआ है। अप्रैल 2026 के बजट सत्र में जो बीजेपी समर्थित एनडीए संविधान संशोधन के लिए जरूरी 2/3 आंकड़े से काफी दूर रह गई थी, वह महज 3 महीनों के भीतर इस जादुई आंकड़े के बेहद करीब पहुंच चुकी है, जिसके मायने संसदीय इतिहास में मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। आपको बता दें कि मोदी सरकार को अप्रैल 2026 में 2/3 बहुमत नहीं जुटा पाने के कारण बड़ा झटका लगा था, लेकिन पिछले 90 दिनों में विपक्षी पार्टियों के भीतर हुए बड़े विद्रोह ने पूरी तस्वीर बदल दी है। उस समय मोदी सरकार एक अहम विधेयक लेकर आई थी, तब उसे लोकसभा में केवल 298 सांसदों का समर्थन हासिल हुआ। हालांकि यह संख्या साधारण बहुमत यानी 272 से काफी अधिक थी, लेकिन 2/3 बहुमत यानी सदन की कुल क्षमता के आधार पर 362 से काफी कम रही। लेकिन विपक्षी दलों में टूट ने मोदी की सरकार की राह को आसान कर दिया। ममता बनर्जी के 28 लोकसभा सांसदों में से 20 सांसदों ने बगावत कर एनडीए गुट को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को एक और झटका तब लगा जब उनके 9 लोकसभा सांसदों में से 6 सांसदों ने उनका साथ छोड़कर एकनाथ शिंदे वाले गुट की अगुवाई में शामिल हो गए। दो ही दलों में बगावत में चूंकि यह संख्या कुल सांसदों की 2/3 से अधिक है, इसलिए इन पर दल बदल कानून भी लागू नहीं हो रहा है। सूत्रों के मुताबिक जयंत पाटिल के जरिए शरद पवार गुट के भी कई सांसदों और विधायकों को पाला बदलने के लिए साधने की कोशिशें अंतिम दौर में है। एनडीए समर्थित सांसदों की संख्या लोकसभा में 329 से 348 के बीच आंकी जा रही है। सदन में फिलहाल कुछ सीटें खाली होने की वजह से प्रभावी 2/3 का आंकड़ा 360 के आसपास है, यानी एनडीए सुपर मेजॉरिटी से महज 11 से 12 वोटों से दूर है। केवल निचले सदन में ही नहीं बल्कि उच्च सदन राज्यसभा में भी विपक्ष को करारा झटका लगा है। आम आदमी पार्टी के 10 राज्यसभा सांसदों में से 7 सांसदों ने राघव चड्ढा की अगुवाई में बगावत करते हुए बीजेपी से हाथ मिला लिया है। इसके अलावा तमिलनाडु में कांग्रेस और टीवीके के नए गठबंधन के चलते डीएमके भी इंडी अलायंस से अलग थलग नजर आ रही है। वर्तमान में राज्यसभा की प्रभावी क्षमता के अनुसार 2/3 के लिए 163 वोट चाहिए, जबकि एनडीए अपने सहयोगी और मनोनीत सदस्यों को मिलाकर 151-53 के आंकड़े तक पहुंच चुकी है, यानी अंतर यहां भी 11 वोटों का है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार इस भारी भरकम बहुमत का इस्तेमाल उन बड़े कानूनों को पास कराने के लिए करना चाहती है जिन्हें साधारण बहुमत से नहीं बदला जा सकता, इसीलिए दल बदल का खेल चल रहा है।
मानसून सत्र में सरकार जिन ऐतिहासिक विधेयकों को दोबारा लाने की तैयारी में है, उनमें डिलिमिटेशन बिल या परिसीमन विधेयक, दूसरा महिला आरक्षण बिल या वुमेन्स रिजर्वेशन बिल अहम है। आपको बता दें कि सरकार एक 131वां संविधान संशोधन विधेयक लाने की तैयारी में है। इसके तहत देश में लोकसभा सीटों की संख्या मौजूदा 543 से बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव है। हालांकि दक्षिण भारतीय राज्यों जैसे तमिलनाडु, केरल का आरोप है कि जनसंख्या नियंत्रण में अच्छा काम करने के बावजूद उन्हें नुकसान होगा, जबकि उत्तर भारतीय राज्यों की सीटें तेजी से बढ़ेंगी। इस मामले में गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया कि सभी राज्यों में समान रूप से 50% सीटें बढ़ाई जा सकती हैं। इस पर विपक्षी नेताओं से चर्चा को मोदी सरकार तैयार है। महिला आरक्षण बिल को भी मोदी सरकार तुरंत या नए फार्मूले के साथ इसी सत्र में पास कराना चाहती है, जिसके लिए 2/3 बहुमत अनिवार्य है। यदि सरकार कुछ और क्षेत्रीय दलों जैसे वाईएसआर, कांग्रेस और बीजेपी का प्रमुख समर्थन हासिल कर लेती है तो इसी मानसून सत्र में बीजेपी की ऐतिहासिक व्यवस्था में सबसे बड़े लोकतांत्रिक बदलावों पर मुहर लग सकती है। जहां एक तरफ बीजेपी अपने रणनीतिक कौशल से सुपर मेजॉरिटी हासिल कर देश की राजनीतिक और भौगोलिक नक्शे को बदलने के मुहाने पर खड़ी है, वहीं बिगड़ता हुआ विपक्ष इसे संविधान को बदलने की कोशिश बताकर लामबंद होने की कोशिश कर रहा है। संसद का यह मानसून सत्र भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास का एक टर्निंग पॉइंट साबित होने जा रहा है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राज लक्ष्मी जोशी जी, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे आलोक वत्स जी, प्रवक्ता बीजेपी, और एडवोकेट मान सिंह जी, प्रवक्ता कांग्रेस। पहला सवाल आलोक वत्स जी आपसे, संविधान की 10वीं अनुसूची दल बल विरोधी कानून को इसलिए लाया गया था ताकि आया राम गया राम की राजनीति पर लगाम लग सके, लेकिन आज विपक्ष के भीतर कमजोरी इतनी विकराल हो चुकी है कि बगावत करने वाले पूरे के पूरे 2/3 गुट को ही साफ करके ले जा रहे हैं। दल बदल कानून या एंटी डिफेक्शन लॉ में बदलाव लाने की क्या गंभीरता को आप समझ रहे हैं? आलोक वत्स जी, हमारी आवाज आ रही है आपको? आलोक वत्स जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? आ रही है। मैं पूछ रहा हूं कि जिस तरीके से 2/3 सांसद गायब हो जा रहे हैं किसी भी दल के, क्या आपको लगता है कि अब दल बदल कानून यानी एंटी डिफेक्शन लॉ में अब बदलाव लाने की जरूरत है? जी देखिए, अब देश मुखातिब है उत्थान की तरफ, और जो भी नेतागण जहां कहीं भी हैं वो इस बात को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है हर पैमाने पे। तो विभिन्न दलों के लोग राष्ट्र हित में बीजेपी के साथ आ रहे हैं, और जो 2/3 बहुमत चाहिए कुछ कानूनों को संशोधित करने के लिए, हम लगभग उसके आसपास पहुंच चुके हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि इस फिगर को पार करने के बाद जिस तरीके की बदलाव चाहिए वो हम ले आएंगे। आलोक वत्स जी, मेरा सवाल ये था कि आया राम गया राम की राजनीति को रोकने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ को आप और मजबूत बनाएंगे या जैसा चल रहा है वैसा ही चलने देंगे? सीधा सवाल सीधा जवाब। देखिए, आया राम गया राम की अगर आप बात करते हैं तो ये तो कांग्रेस के समय से शुरू हुआ एक पद्धति था। हम इस पर डेफिनेटली आने वाले समय में रोक लगाएंगे। आलोक जी, भाजपा का पक्ष रखिए। भाजपा के आप स्पोक्स पर्सन है, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन नहीं है। एक लोकतांत्रिक देश में अलोकतांत्रिक तरीके से। एडवोकेट मान सिंह जी, आपसे निवेदन है कि मुझे सवाल पूछने दीजिए।
अगर आप ही सवाल पूछ लेंगे तो एंकर की भूमिका खत्म हो तो जाएगी। भाजपा के प्रवक्ता महोदय को बताइए। मैं उनसे पूछ रहा हूँ सवाल, वही सवाल पूछ रहा हूँ जो आप बोल रहे हैं। भाजपा की ही बात कर रहे हैं। जी आप मेरी बात तो सुन लीजिए। जी आलोक जी, जी आया राम गया राम आपके समय से शुरू हुआ था, क्या इसमें आपको कोई अतिशयोक्ति लगती है? नहीं, क्या ये इसीलिए तो सच्चाई एंटी नहीं है? डिफेक्शन लॉ आया है सर, उसको 10वीं अनुसूची में हमने इसीलिए रखा। तो अभी जितने भी डिफेक्शन हुए हैं ये वो डिफेक्शन एंटी लॉ क्या डिफेक्शन किस तरह के तहत हुए हैं। आलोक जी, हमारे आलोक जी, सारे डिफेक्शन सुप्रीम कोर्ट में इन सब जुडिस में है, सारे मैटर, चाहे वो महाराष्ट्र का हो, चाहे जो आपका कर्नाटका में हुआ था वो हो, चाहे जो अभी कहने का मतलब एडवोकेट मान सिंह जी, महाराष्ट्र में जो हुआ है, एडवोकेट मान सिंह जी, आपको मेरी अगर आवाज मिल रही है, हमारी अगर आवाज मिल रही है तो आप मेरा सवाल सुनिए। आप जी जी बीजेपी से क्या सवाल पूछना है ये एंकर पे छोड़ दीजिए, आपसे जो सवाल पूछ रहा है उसका ईमानदारी से जवाब दे दीजिए। विपक्षी दलों के बिखरने की सबसे बड़ी वजह यह है कि आज उनके पास जनता के सामने रखने के लिए कोई वैकल्पिक विचारधारा नहीं है। इसका एकमात्र एजेंडा सत्ता विरोध या सत्ता में बने रहने ही मेन एजेंडा बन गया है, जो किसी भी विचारधारा को या पार्टी को जिंदा रखने के लिए नाकाफी है। आपकी इस पर क्या राय है एडवोकेट मान सिंह जी? एंकर महोदय, मेरा आपसे, मैं जो प्रश्न आपने किया उस प्रश्न में मैं आपको बता रहा हूँ कि एक लोकतांत्रिक देश में एक सरकार जो लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई है किस तरह से अलोकतांत्रिक रूप से व्यवहार कर रही है, ईडी का प्रयोग करके, सीबीआई का प्रयोग करके, इन्फोर्समेंट एजेंसियों का प्रयोग करके। आप मान सिंह जी, मैं आप ही की बात बढ़ा रहा हूं, आप ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं वैचारिक स्तर पर जो एकजुटता होनी चाहिए थी, चूंकि आपने व्यापारियों को भर लिया है, कमजोर नेताओं को भर लिया है, इसी कारण से यह टूट दिख रही है। बड़े बड़े नेता जेल गए हैं, कभी डरे नहीं। नहीं, ईडी सीबीआई से कौन डरेगा? बेईमान नेता डरेंगे। एडवोकेट मान सिंह जी, मैं आपसे भी पूछ रहा हूँ। नहीं एडवोकेट मान सिंह जी, मेरी बात सुनिए आप पहले। उसका रीजन कुछ और है। नहीं, रीजन केवल ये है कि अगर आप बेईमान नेताओं को नहीं रखेंगे तो क्यों जाएंगे जेल? जाने में कौन सा डर है? मैंने जब कांग्रेस की बात आलोक जी, तो आप रुक जाइए, अभी मान सिंह जी से सवाल है। मान सिंह जी से सवाल है। विपक्ष आज भी जमीन पर उतरकर जनता के मुद्दों पर लड़ने के बजाय सोशल मीडिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस, विदेशी मंचों पर विलाप करने में व्यस्त है, इसीलिए यह विपक्ष इतना कमजोर दिख रहा है। सड़कों पर है, ये मेन स्ट्रीम मीडिया को देखने की जरूरत है। मेन स्ट्रीम मीडिया से ज्यादा कांग्रेस को और विपक्षी दलों को देखने की जरूरत है, आत्म मंथन करने की जरूरत है। आप उस पे मीडिया पे आरोप नहीं लगा के बच सकते हैं। आपके पार्टी में टूट हो रही है, फूट हो रही है, आपको आत्म मंथन करना चाहिए, क्यों टूट फूट हो रही है, पहले क्यों नहीं होता था? नहीं, एडवोकेट मान सिंह जी मेरी बात सुनिए। आप भारतीय जनता पार्टी के आपको जब मैंने बीजेपी से कड़वे सवाल पूछे तब आपको सूट कर रहा था, जब मैंने आपसे कड़वे सवाल पूछने शुरू किए तो आपको सूट नहीं कर रहा है। हमारे साथ राज्य लक्ष्मी जी मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक। सुनिए राज्य लक्ष्मी जी क्या कह रही हैं। राज्य लक्ष्मी जी, जो पार्टी आंदोलन की कोख से पैदा हुई, जिसके नेता सुचिता की कसमें खाते थे, आज वह जेल, मुकदमों और सत्ता के दबाव में ताश के पत्तों की तरह ढह जा रहे हैं। जब नेतृत्व के पास कोई ठोस वैचारिक कवच नहीं होता है तो उसके सिपाही पहली गोली चलते ही मैदान छोड़कर दुश्मन के खेमे में शामिल हो जाते हैं। इस देश का इतिहास रहा है। लेकिन राज्यलक्ष्मी जी, आपसे जानना चाहेंगे इसके लिए जिम्मेदार कौन है? कोई भी नेता, सुनिए राज्यलक्ष्मी जी को, सुनिए, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आप बात सुनिए। कोई भी सांसद टूटा है। मान सिंह जी की आवाज डाउन करिए और राज्यलक्ष्मी जी की आवाज बढ़ाइए। मेरा नाम राजलक्ष्मी जोशी है और प्रश्न मेरे से पूछा गया है तो कृपया मुझे बात करने दीजिए। तो ऐसा है कि देखिए, अभी ये जो पिछले दिनों से कुछ चल रहा है, ये ऐसा नहीं है कि वह पहली बार हो रहा है, ये तो बहुत वर्षों से आ रहा है। हाँ, ये एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया था, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे पक्षों से एक दूसरे के पक्ष में आना जाना, और ये सब तो अभी देखिए, ये इसमें दो कारण होते हैं कि सत्ता से जाने के बाद भी कोई एक राजनीतिक पक्ष के साथ क्यों जुड़ा रहेगा। ये इसके लिए कुछ कारण ऐसे होते हैं कि जैसे विचारधारा हो, या उनको ऐसा लगे कि भविष्य में उनको कुछ प्रोस्पेक्ट वहां पे नजर आए तो फिर वो रुके रहेंगे।
वरना आपने देखा होगा कि पश्चिम बंगाल में जब पिछली बार जब उनकी जो स्टेट इलेक्शन हुई थी, तभी भी वो इलेक्शन के तुरंत बाद जैसे ही रिजल्ट आए, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी से भी कुछ जो है विधायक वहां से निकलकर चले गए थे टीएमसी में। तो राज लक्ष्मी जी, सवाल बस यही है, ये वोटरों के साथ धोखा है। हमने किसी को चुना और चुन के दूसरे दल में चला गया। बिल्कुल चर्चा कर रहे हैं मोदी सरकार के चक्रव्यूह की, जिसकी रचना की है चाणक्य अमित शाह ने, जो गृह मंत्री हैं, जिसमें विपक्ष बुरी तरह फंस चुका है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एडवोकेट मान सिंह जी, प्रवक्ता कांग्रेस हैं। आज एनडीए लोकसभा में 354 और राज्यसभा में 151 से 153 के आंकड़े पर खड़ा है। यह हालात देश को 1970 और 1980 के दशक की याद दिलाती है, जब इंदिरा कांग्रेस के पास ऐसी सुपर मेजॉरिटी हुआ करती थी। एडवोकेट मान सिंह जी, क्या यह सुपर मेजॉरिटी सरकार को अधिनायकवाद की ओर ले जाती है? एंकर महोदय, अधिनायकवाद नहीं, ये लोकतांत्रिक मूल्यों को तोड़ने की और संविधान को पूर्णतः बदलने की साजिश भारतीय जनता पार्टी के द्वारा करने का प्रारंभिक स्तर है। इससे पहले ये सदन में गिर चुके हैं, इनको मालूम है कि हमें बहुमत प्राप्त नहीं होना है और विशेष बहुमत की जरूरत है। यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का मोडस ये है कि भारतीय जनता पार्टी परसीमन के माध्यम से अधिकतम 800 सीटें करना चाहती है और इन सीटों का कंसंट्रेशन उत्तर भारत में करना चाहती है, जहां पर उसे मालूम है कि हम एक बेस्ट मेजोरिटी में आ सकते हैं। एडवोकेट मान सिंह जी, आप तथ्यों पे बात करेंगे तो ठीक रहेगा। बीजेपी सरकार ने साफ कर दिया है कि वह जो टोटल सीटें हैं उसको उसके आधार पे 50% सीटें बढ़ाने को तैयार है, अगर विपक्ष चर्चा को तैयार है तो। जी 50% कैसे एंकर महोदय कैसे बढ़ा लेंगे आप पॉपुलेशन काउंटिंग अभी आपकी है नहीं है, जनगणना आपने अभी कराई नहीं है, आप आखिर किस आधार पर? अरे जो मौजूदा सीटें हैं उसकी 50% सीटें बात की जा रही हैं। नहीं, ये कैलकुलेशन थोड़ा होता है सर, ये मैथमेटिक्स नहीं है सर। इसको मैथमेटिक्स एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के अकॉर्डिंग आपको करना पड़ेगा। 2011 की जनगणना को आप 2016, 26, 27 में कैसे कंसीडर कर लेंगे और किस प्रकार से आप उसको कर देंगे? चलिए, आपका सवाल और सरल करते हुए जी राज लक्ष्मी जी से पूछ लेते हैं, राजनीतिक विश्लेषक। राज लक्ष्मी जी, विपक्ष की सबसे बड़ी त्रासदी यही है कि इतनी करारी शिकस्त, आंतरिक बिखराव के बाद भी वह आत्ममंथन करने को तैयार नहीं दिख रहा। कारण क्या है? वह तुष्टीकरण, हिंदू धर्म विरोधी आचरण छोड़ने को अभी भी तैयार नहीं है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? एक के बाद एक गैर जिम्मेदाराना बयान आ रहे हैं, जिम्मेदार कौन है? प्रसून जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए, ये ऐसा है कि वो इंट्रोस्पेक्शन नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसा है कि बार बार देखिए उनको अलग अलग जो राज्य हैं जहाँ पर अलग अलग जो रीजनल पार्टीज जो हार रही हैं, उनका कारण अलग अलग है, लेकिन फिर भी ये अगर वो अपने जो आपसी ईगोस को साइड में रखकर अगर साथ में आ जाते, जैसे एक इंडिया अलायंस जो उन्होंने बनाया था, एक अच्छा इनिशिएटिव था उनका कि हाँ सब मिलकर करेंगे, लेकिन फिर भी अभी अगर आप देखते हैं तो फिर देखिए बिहार में क्या हुआ, पश्चिम बंगाल में क्या हुआ, तमिलनाडु, पुडुचेरी में क्या हुआ। वो जो फ्रेंडली फाइट या फिर जो अपनी जो आपसी जो ईगोस को वो जैसे वो उसको ठीक से सुलझा नहीं सकते, और उसके चलते क्या हो रहा है अभी देखिए तमिलनाडु में खास करके 2 मिनट नहीं लगे कि नतीजे के बाद में उन्होंने डीएमके का हाथ छोड़कर कांग्रेस ने वो चले गए टीवीके के साथ। और राज लक्ष्मी जी, वो जाकर विचारधारा के आधार पे जो मजबूती दिखती थी पार्टी के अंदर, वैचारिक स्तर का बिखराव हो गया, ये तो सभी मानते हैं, लेकिन उस पर कोई काम नहीं हो रहा है। यह क्यों हो रहा है? जी, विपक्ष में खासकर। जी, ये मुझे लगता है उनको एक जल्दी में उनको सत्ता चाहिए, और उसके लिए उनको कुछ वैसे देखा जाए तो जैसे भाजपा जो पूरे वर्ष भर या फिर 5 वर्ष वो जो प्रयास करते रहते हैं, उनका बूथ लेवल का काम हो या सब, बेहद अहम बात कर रही हैं आपने। उस मर्म को छुआ है जो हमारी चर्चा को एक दिशा दे रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं आलोक वत्स जी। दल बदल के खेल को क्या हम इस तरीके से समझ सकते हैं क्या कि वोटर हुआ लाचार, नेता हुआ आर पार, जनता की फीट में अवसरवाद का खंजर? आलोक वत्स जी। देखिए,
सही मायने में अगर आप पूछते हैं जी तो किसी भी व्यक्ति को अगर वो किसी पद पर इलेक्टेड है, जी ये मेरी व्यक्तिगत राय है कि उसको पहले पद से रिजाइन करके तब दूसरे पार्टी में जाना चाहिए। लेकिन कुछ परंपरा ऐसी चलती आ रही है, फिर ये कांग्रेस के मेरे साथी उछलने लगेंगे कि ये आया राम गया राम की राजनीति का प्रणेता वही लोग हैं जी। और आप किस लिए आए थे? आप संशोधन और सुधार करने के लिए आए थे ना। अब आप फिर आप मान सिंह जी सुन लीजिए, अभी लास्ट कमेंट आपसे लूंगा। मान सिंह जी टोकिए मत, लास्ट कमेंट आपसे लूंगा। एक शब्द नहीं बोला, नहीं जब ये बोल रहे थे तो मैं आलोक जी अब कोई नहीं बोलेगा, आप जल्दी बात पूरी करिए जी। मैंने इतना ही कहा है कि अब ये इसकी स्थिति और दुर्गत हो गई है और जो चारित्रिक पतन है अक्रॉस नेताओं का, अक्रॉस पार्टी, वो बिल्कुल निम्न स्तर पर आकर टिक गया है। तो ये सब देखना चलना। आलोक वत्स जी देखिए, आलोक वत्स जी ने बड़ी ईमानदारी से सभी नेताओं के बारे में किया है ये टिप्पणी, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। लेकिन एडवोकेट मान सिंह जी फिर मैं पूछ रहा हूं, आपके यहाँ टूट फूट हो रही, इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसको उठानी है? आत्मचिंतन, आत्ममंथन कौन करेगा? जी जी, आत्ममंथन सभी विपक्षी दल के नेताओं को करना चाहिए और सभी विपक्षी दल के नेता आत्ममंथन कर रहे हैं। लेकिन जब लोकतांत्रिक मूल्यों से टूट की जाएगी, आप किसी के ऊपर सीबीआई लगाएंगे, आप किसी के ऊपर इन्फोर्समेंट एजेंसी लगाएंगे, आप किसी के ऊपर कोई और एजेंसी का सेटअप कर देंगे, आप किसी के रिश्तेदार को जेल भेज देंगे। ऐसी स्थिति में कोई भी सांसद या विधायक एक मनुष्य है। नहीं, मनुष्य नहीं है, चारित्रिक बल अगर नहीं रहेगा तो सुन लीजिए मेरी बात मान सिंह जी, मैं आपकी बात समझ गया। चारित्रिक बल नहीं होगा तो राजनीति में टूट फूट का खेल चलता रहेगा। अगर आप धन बलियों को लाएंगे, बिजनेसमैन को लाएंगे, राजनीति में चारित्रिक रूप से हीन व्यक्तियों को लाएंगे तो यह दबाव हमेशा बना रहेगा। और एडवोकेट मान सिंह जी, इससे बड़ी चीज मैं आपको बता रहा हूं, राजनीति कभी भी शून्यता को बर्दाश्त नहीं करती है। यह मील का पत्थर है। अगर विपक्ष अपनी सत्ता लोलुपता छोड़कर अहंकार को त्याग कर एक स्पष्ट जन केंद्रित विचारधारा के साथ सड़कों पर नहीं उतरा, जो कि राजलक्ष्मी जी भी कह रही हैं, तो वह इतिहास के पन्नों में एक बिना अर्थ वाला अध्याय बनकर रह जाएगा। यह सुपर मेजॉरिटी बीजेपी की जीत से ज्यादा विपक्ष के वैचारिक दिवालियेपन की हार है। आप सभी मेहमान इस खास चर्चा में हिस्सा लिए, आप सभी का बहुत बहुत आभार। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।